हेलो एवरीवन। आज 29 अगस्त 2025 तो द इंडियन एक्सप्रेस की हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी भारत और जापान के बारे में जो संबंध है, यानी कि भारत और जापान के कैसे संबंध चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है भारत की जो पहली मेड इन इंडिया चिप है, उसको हम देखेंगे कौन सी चिप है, इसका क्या फ़ायदा है। और केरल मत्स्य पालन क्षेत्र में जो प्रवासी हैं उनको डिटेल में करेंगे। और सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास का एक नया परिसर ओपन हुआ है, यानी कि एक जो भारतीय जो मतलब कमर्शियल जो एम्बेसडर है उनका एक नया परिसर ओपन हुआ है। तो फर्स्ट न्यूज़ है, आईटी मंत्री वैष्णव ने कहा कि सीजी सेमीकंडक्टर जल्द ही पहली मेड इन इंडिया चिप को पेश करेगी, यानी कि भारत में बनाया गया ये पहला चिप परीक्षण जल्दी ही होगा। ये जो घोषणा किसने की है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने घोषणा की है। सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड जल्द ही गुजरात के सानंद में अपनी पायलट आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा से पहली मेड इन इंडिया जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको लॉन्च किया जाएगा। ये जो बयान आया है 28 अगस्त 2025 को हुआ है, जब मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा जो उद्घाटन किया गया था उसमें। इस पायलट जो चिप है, ये पायलट लाइन है, इसकी क्षमता प्रतिदिन रहेगी 5 लाख चिप्स उत्पादन करने की है। ये जो पायलट लाइन है इसके द्वारा 5 लाख चिप्स जो एक दिन में बनाई जाएगी। और ये ऑटोमेटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो कंट्रोलर जैसे क्षेत्रों के लिए चिप्स का उत्पादन करेगी, यानी कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र रहेंगे जिनके लिए ये चिप्स बनाई जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, ऑटोमेटिव पार्ट्स जो होते हैं उनके लिए चिप्स, उसके अलावा जो माइक्रो कंट्रोलर है, ऐसे एरियाज ऐसे रीजन्स के लिए चिप्स तैयार की जाएंगी। ये जो सीजी सेमी है, ये जो मुरगप्पा समूह का एक हिस्सा है। इसने जापान की जो रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स है कॉरपोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इन्होंने कोलैब कर लिया और 7600 करोड़ रुपए निवेश के साथ इस सुविधा को स्थापित किया, यानी कि इस पूरे एक प्रोग्राम को शुरू किया है। इन्वेस्ट के साथ इस सुविधा को भी मतलब इसमें काफ़ी सुविधा भी दी जाएंगी। एक दूसरे के साथ जब कोलैब हो जाता है तो फिर दोनों क्या करते हैं, मिलकर ये काम करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है भारत सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 50% वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है उसके लिए ये 50% जो फाइनेंशियल हेल्प है ये मिल रही है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मिशन क्या है भारत का, इसके बारे में अगर हम देखें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य है कि सेमीकंडक्टर और जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को, इन सभी को इकोसिस्टम को विकसित करना। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मैती के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रमुख केंद्र बनाना है, ताकि पूरे विश्व में भारत जो है वो आगे बढ़ सके। इसका लॉन्च और बजट क्या रहा है, इसको जब लॉन्च करने की बात हुई थी 2 दिसंबर 2021 में इसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई थी। बजट इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है। इसके अलावा और क्या परियोजनाएं, 4 बाकी और परियोजनाएं हैं, उनको भी मंजूरी मिल चुकी है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कुल निवेश क्या रहेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। इन परियोजना से 30,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न होगा, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे इसमें 30,000 तो इनडायरेक्टली और 1 लाख जो डायरेक्टली रोजगार लोगों को मिल पाएगा। अब हम आते हैं सेकंड न्यूज़ पर। भारत और जापान की जो साझेदारी है, यानी कि भारत और जापान के जो संबंध है वो कैसे हैं। दुनिया भर में अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है और ये जो रिश्ते हैं स्थिर गहरे होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जापान की यात्रा की, इसी बीच रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की बातचीत हुई, तो ये हमारी एक विदेश नीति का हिस्सा है। अब देखिए मोदी ने क्या कहा कि दुनिया की नज़रें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर टिका हुआ है। जापानी पीएम ने क्या कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, यानी कि उनका ये कहना है कि भारत और जापान एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि भारत का जो टैलेंट है और जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे के साथ मिलकर पूरे विश्व में अग्रणी बन सकते हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को 2 दिन के लिए ये जापान की यात्रा की। इन्होंने इस दौरे के दौरान टोक्यो में, वहां की जो कैपिटल है, उसमें भारत जापान ज्वाइंट
इकोनॉमिक्स फोरम की बैठक हुई और उसमें बातचीत की उन्होंने। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि भारत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, नीतियों में पारदर्शिता है। हालांकि हम सब जानते हैं कितना है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा बयान दिया गया है। उन्होंने 29 और 30 अगस्त को यात्रा की, जो कि 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन के लिए ये एक मतलब इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। इस साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में ये एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जो मोदी और उनके जो जापानी जो प्रधानमंत्री शिगोरू इशिबा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। किसको लेकर हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर को लेकर, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, बुनियादी ढांचे को लेकर, जो भी एक दूसरे का सहयोग देने की बात हुई है। यह दौरा सिर्फ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों से ही नहीं बल्कि हिंद प्रशांत महासागर जो है वहां पर शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश एक दूसरे का साथ साझेदारी करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो हिंद प्रशांत महासागर है वहां पर चीन का प्रभुत्व ज्यादा देखा जाता है। चीन अब भारत के साथ कुछ ऐसे सहयोग करना चाहता, जो जापान है भारत के साथ ऐसे सहयोग करना चाहता है जिससे इस क्षेत्र में यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन है उसके प्रभुत्व को कम किया जा सके। इसके बाद ये जो यात्रा है वैश्विक अनिश्चितता यानी कि पूरे विश्व में जो भी अनिश्चितता फैली हुई है, पूरे विश्व में जब हम देखते हैं तो जगह जगह पर युद्ध जो है वो चल रहे हैं। जैसे कि अमेरिका के साथ हमारे व्यापारिक तनाव क्यों हुए? अभी जो अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया भारतीय प्रोडक्ट्स पर, और ये टैरिफ क्यों लगाया गया? क्योंकि भारत जो है रशिया के साथ व्यापार करता है और अमेरिका अब देखिए उसका व्यापार उसका युद्ध रोकने का तरीका क्या है कि रशिया का जो भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्थिति को खराब कर दो, ताकि मतलब बाकी देशों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है यूरोपीय कंट्रीज के द्वारा, अमेरिका के द्वारा भारत पर खास तौर पर। हालांकि चीन को इस चीज में छूट दी जा रही है, भारत पर ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि भारत रशिया के साथ व्यापार ना करे ताकि रशिया की इकोनॉमी डाउन रहे और वो युद्ध में और ज्यादा पावरफुल ना हो पाए। तो इसी वजह से अब देखिए चीन से या तो अमेरिका डरता है या फिर चीन के साथ उनके गहरे संबंध हो सकते हैं, इसी वजह से वो चीन को छूट दे रहा है, भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अब देखिए इसी बीच भारत और जापान के लिए एक दूसरे के लिए विश्वास बना पाना ऐसा एक अच्छा मौका है। दोनों देश न केवल आर्थिक विकास को बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी को भी एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करना चाहते हैं। शिक्षा और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसमें भी सहयोग बढ़ा रहे हैं, जो इस साझेदारी को और ज्यादा गहरा करेगा। इसमें देखिए अब पीएम मोदी का जो 8वां ये जापान का दौरा है 8 नंबर का, इससे पहले 7 बार ये जापान जा चुके हैं। टोक्यो में ये मीटिंग हुई है। पिछले 11 साल में 91 पीएम मोदी ने विदेशी दौरे किए हैं और अब तक 78 देशों में ये जा चुके हैं। मोदी सबसे ज़्यादा बार जापान जाने वाले ये भारतीय पीएम जो सबसे ज़्यादा जापान में गए हैं। मोदी ने सबसे ज़्यादा बार अमेरिका का दौरा किया है, 10 बार किया है। फिर आते हैं फ्रांस आते हैं, उसके अलावा यूएई आता है, फिर जापान आता है और फिर रूस आता है। जर्मनी 6 बार, चीन, जापान और सिंगापुर सिर्फ 5 बार गए हुए हैं। अब हमारी जो इसके आगे न्यूज़ है, केरल के मछली पकड़ने के क्षेत्र में 58% जो है प्रवासी है। यानी कि अब देखिए केरल एक जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एक क्षेत्र है, उसमें जो मछली पकड़ने का जो भी काम है उसमें 58% तो अब देखिए जो प्रवासी होते हैं वो लोग हैं। तो अब देखिए प्रवासी जो लोग क्यों आ रहे हैं, अब उनको या तो अपने क्षेत्र में अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा होगा या फिर फायदा नहीं हो रहा होगा, तो इसी वजह से उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना शुरू कर दिया। तो ये एक स्टडी की गई है यानी कि सर्वे अध्ययन किया गया, उसके अकॉर्डिंग केरल के जो समुद्र मछली पकड़ने के क्षेत्र में 58% जो मजदूर है, श्रमिक है, वो प्रवासी है। ये अध्ययन कोच्चि में स्थित ICAR यानी कि इंडियन सेंट्रल मैरीन फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI के द्वारा किया गया है, जिसमें मछली पकड़ना, प्रसंस्करण और जो विपणन क्षेत्र है उनको शामिल किया गया है। अब देखिए प्रवासी श्रमिकों का प्रभुत्व क्या है। जो प्रवासी मजदूर है या फिर प्रवासी लोग हैं, केरल के मछली पकड़ने के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं, यानी कि रीढ़ बन चुके हैं। इनके बिना अगर ये लोग चले जाए तो हो सकता है यहाँ पर मछली पकड़ने का जो भी काम है वो बंद हो जाए। विशेष रूप से जो मुनम्बस बंदरगाह है वहाँ पर एर्नाकुलम जिले में है केरल के, वहाँ पर 78% जो है वो प्रवासी हैं। मूल राज्य अधिकांश जो प्रवासी श्रमिक जो है तमिलनाडु में 43% है, पश्चिम बंगाल में 31%, ओडिशा में 13% और जो असम है वहाँ पर 10% देखे गए हैं प्रवासी।
अब देखिए इनकी जो इनकम है उसमें असमानता क्यों देखी जा रही है। जो वहाँ के मछुआरे हैं वो करीब 30,000 रुपये कमाते हैं हर महीने में, जबकि जो प्रवासी हैं वो करीब 25,000 रुपये कमाते हैं। अब देखिए उनकी आय भी डिफरेंट है। प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवासियों की आय जो है 11,000 प्रति मंथ है और विपणन में 14,000 है, जो कि स्थानीय श्रमिक जिसमें 20 से 28,000 जो रुपए हैं प्रति महीने से काफ़ी कम है। यानी कि जो वहाँ के लोग हैं स्थानीय लोग उनको ज़्यादा इनकम हो रही है और जो बाहर के लोग हैं उनको इनकम कम हो रही है। इनके खर्च का पैटर्न क्या है, जो वहाँ के लोग हैं मछुआरे वहाँ ही रहते हैं केरल में, उन्होंने अपनी आय का 20 से 30% जो बचत है शिक्षा और आवास पर खर्च करते हैं। प्रवासी जो अपनी आय का 75% अपने राज्यों परिवारों में भेजते हैं, यानी कि अपने घर भेजते हैं। जब हम अब देखिए इसको आप इस कंसेप्ट के साथ हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि कोई भारत का कोई भी व्यक्ति फॉरेन में जाता है, वहाँ पर जो भी उनकी इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा यानी कि हाफ ले लीजिए 50-70% तक वो भारत में भेजता है। तो इसी तरह से मतलब कि ये हम कह सकते हैं मतलब कि इसमें ये कहा जा सकता है कि मतलब ऐसे मान सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति फॉरेन जाता है तो वहाँ से जो भी इनकम होती है वो घर में भेजते हैं। तो इसी प्रकार से जो केरल में जो भी प्रवासी हैं वो उनकी जितनी भी इनकम जो भी होती है वो वापस अपने फैमिलीज़ को भेजते हैं। तो इसी तरह वो जो हैं अपने राज्य परिवारों को भेजते हैं और अक्सर नाव पर रहते हैं, उनके रहने की भी कोई एक प्लेस नहीं है। उनके सामने चुनौतियाँ क्या रहती है, कोई भी अगर प्रवासी मजदूर है या प्रवासी व्यक्ति है तो उनका शोषण होना, स्वास्थ्य जोखिम लेकर, यानी कि कई बार उनको वहाँ का एनवायरनमेंट सेट नहीं होता, सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है, जबकि जो स्थानीय मछुआरे होते हैं उनको कम आय और कर्ज और मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। यानी कि दोनों प्रकार के लोगों को ही समस्या होती है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं और जो वहाँ से मतलब किसी और जगह के लोग होते हैं। इसका कारण क्या है? अब देखिए उच्च मजदूरी है, केरल में 800 से लेकर 1200 रुपये प्रतिदिन और बाकी राज्यों में कितनी है, 300 से लेकर 500 रुपये मजदूरी एक दिन की मिलती है। और साल भर रोजगार के अवसर जो है प्रवासियों को आकर्षित करते हैं कि इस पूरे साल में यहाँ पर अवसर दिया जाता है, फिर वहाँ पर लोग जो है प्रवासी लोग जाते हैं और अपनी इनकम वगैरह का सोर्स बनाते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, अस्थिर आय के कारण भी जो स्थानीय और जो युवा अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीतिगत सुझाव क्या दिए जा सकते हैं इसके लिए, उन्होंने क्या सुझाव दिए CMFRI ने, उन्होंने कहा कि आवास, स्वास्थ्य कवरेज, शिक्षा सहायता और जो आजीविका विविधीकरण है, नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश की है। ये जो अध्ययन है 28 अगस्त 2025 को कोच्चि में एक परामर्श कार्यशाला में इसको प्रस्तुत किया गया और CMFRI के द्वारा इसको वहाँ के जो प्रमुख वैज्ञानिक है डॉक्टर श्याम एस सलीम, उन्होंने इसको अध्ययन को किया। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास का नया परिसर खुलने वाला है या फिर खुल चुका है। तो सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन 27 अगस्त 2025 को हो चुका है। इसका जो आरंभ है भारत में के अमेरिका में राजदूत विनय कात्रा ने किया है। जो अमेरिका में जो राजदूत है भारत के, उनके द्वारा किया गया। उद्घाटन में वॉशिंगटन राज्य के जो गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन है, अमेरिकी सीनेटर हैं मारिया कैंटवेल और जो सिएटल के मेयर ब्रूस हैरेल हैं, उनके सहित कई गणमान्य व्यक्ति और भारतीय अमेरिकी समुदायों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे थे, यानी कि काफ़ी लोग थे वहाँ पर। अब ये जो नया परिसर है ये ऐतिहासिक इमारत में स्थित है, यानी कि वहाँ की जो हिस्टोरिकल एक प्लेस है वहाँ पर स्थित है, जो 1951 से पहले 2008 तक सैन फ्रांसिस्को के फेडरल बैंक की सिएटल शाखा के रूप में इसको उपयोग किया जाता था। 2013 में अमेरिका की जो राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया इसको। इसकी पहली मंजिल पर क्या है, कॉन्सुलर सेक्शन है जहां पर वीजा अन्य सेवाएं प्रदान की जाती, जबकि 11वीं मंजिल पर प्रशासनिक और व्यापार से संबंधित कार्यालय स्थापित किए गए हैं। ये जो कदम है भारत अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए किया गया। गवर्नर जो फर्ग्यूसन है उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम माना है जो कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला है। जैसे एक तरफ भारत और जो अमेरिका उसके संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो है मतलब कि ऐसी वहीं पर दूसरी तरफ ये जो कहा जा रहा है